हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 13 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट, लेखपाल वीडियो यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2020 और 21 में जो प्रमुख अवार्ड दिए गए उनके बारे में हम जानेंगे। और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम्स में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जो है ये 2021 का किसे दिया गया। तो ध्यान रखना है डेविड डियोप को। और किस पुस्तक के लिए? तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। 2020 का किसे दिया गया? तो ध्यान रखना है मार्की लुकास रेजनेवेल्ड को। और इनकी पुस्तक कौन सी है? तो डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये इनकी पुस्तक है। दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार इसके बारे में अगर देखें तो 2021 का जो है मैन बुकर पुरस्कार डेमन गलगुट को दिया गया। किस पुस्तक के लिए? तो ध्यान रखना है द प्रॉमिस के लिए। और 2020 का तो डगलस स्टुअर्ट को सगी बेन के लिए। ठीक, तो ये ध्यान रखने हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की अगर बात की जाए तो हिंदी में दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी का दिया गया है नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। ठीक, तो ये तीनों अवार्ड अच्छे से ध्यान रखने हैं। 3 अवार्ड और देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 57वां है और 2022 में दिया गया। तो ये दिया गया दामोदर मौजो को। 56वां 2021 में दिया गया था नीलमणि फूकन को। सरस्वती सम्मान 31वां 2021 में दिया गया रामदरस मिश्रा को। और किसके लिए? तो ध्यान रखना है मैं तो यहाँ हूँ, ये इनकी जो है रचना है। 30वां दिया गया था 2020, किसे दिया गया था? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए। व्यास सम्मान की अगर बात करें तो 31वां जो व्यास सम्मान है 2021 में दिया गया असगर वजाहत को महाबली के लिए। और 30वां 2020 में दिया गया था शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। दोस्तों आज हम ये 6 अवार्ड देखे और इसी तरह से 2 दिन तक जो है आपको ये रिवाइज कराएंगे। तो इसलिए जो 6 अवार्ड हैं ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और इसके बाद जो है हम दूसरे अवार्ड लाएंगे, क्योंकि अगर एक साथ आपको कई सारे अवार्ड कराएंगे तो वो आपको अच्छे से याद नहीं होंगे। इसलिए हम कम कम लेके चलेंगे, लेकिन आपको जो है ये अच्छे से याद हो जाएंगे। तो 6 आपको नाम अच्छे से ध्यान रखने हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। और यहाँ पर है आपका मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को कितने राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती करने का फैसला लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 24 पदों पर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में किस विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भातखंडे संगीत महाविद्यालय। और दोस्तों अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो लास्ट 6 मंथ की है इसमें हमने नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। और दोस्तों इस PDF में हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने कलम वेबसाइट लॉन्च की? तो ये जो कलम वेबसाइट है ये लॉन्च की है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने घोषणा की है कि अगली जनगणना जनगणना होगी? तो ये घोषणा की है गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन है
10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो दक्षिण कोरिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं? यून सुक योल। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा गया? तो जो है 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 दूसरे चरण का शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है, ध्यान रखना है, लाडली लक्ष्मी योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो ये मनाया जाता है 11 मई को। अगला क्वेश्चन है, 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई? तो ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के डीजीपी मुकुल गोयल को पद से हटा दिया गया? तो जो मुकुल गोयल थे ये उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे, इन्हें जो है पद से हटा दिया गया है और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये थे मुकुल गोयल। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी थे मुकुल गोयल, इन्हें पद से हटा दिया गया। और पद से हटाया क्यों गया है, किस वजह से? तो इन्हें जो है शासकीय कार्यों की अवहेलना करने, विभागीय कार्य में रुचि न लेने के चलते डीजीपी के पद से मुक्त कर दिया गया। दोस्तों जो मुकुल गोयल हैं ये 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उनका जन्म जो है वो 22 फरवरी 1964 को हुआ था उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। मुकुल गोयल को अब पद से हटाने के बाद कौन सा पद दिया गया है? तो सिविल डिफेंस का डीजी जो है इन्हें बनाया गया है। और दोस्तों जब तक नए डीजीपी का चयन नहीं हो जाता है तब तक डीजीपी का जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा? तो यहाँ पर आपको नाम ध्यान रखना है, प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार जो है ये डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज इन्हें दिया गया है जब तक डीजीपी का चयन नहीं हो जाता है तब तक। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको यहाँ से कि जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे मुकुल गोयल, इन्हें पद से हटाया गया और इन्हें जो है सिविल डिफेंस का डीजी बना दिया गया। और जब तक डीजीपी का चयन नहीं होता है तब तक प्रशांत कुमार जो है डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला थारू जनजाति संग्रहालय बनकर तैयार हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप जो है नोट कर लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है, बलरामपुर। 11 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले इमिलिया कूडर गांव में, ठीक, इस गांव का नाम ध्यान रखना है और ये डिस्ट्रिक्ट का नाम भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बनकर तैयार हो गया है। थारू जनजाति की जीवंत और विविध संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित यह संग्रहालय 5.5 एकड़ में फैला हुआ है। बलरामपुर में निर्मित आदिवासी संग्रहालय की तर्ज पर राज्य सरकार ने लखनऊ, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी में भी आदिवासी संग्रहालय स्थापित करने की कार्य योजना बनाई है। और इसके अलावा ध्यान रखना है कन्नौज जिले में बच्चों के लिए भी एक संग्रहालय जो है वो बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ये आप जो है अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय है थारू जनजाति संग्रहालय, ये कहाँ पर बनकर के तैयार हुआ? तो ध्यान रखना है बलरामपुर में। और अगर गांव पूछा जाता है तो इमिलिया कोडर ये गांव है थारू आबादी वाला। तो यहाँ पर जो है राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बनकर के तैयार हुआ है। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके अलावा जो है राज्य सरकार और भी कई जगहों पर आदिवासी संग्रहालय स्थापित करने की कार्य योजना बना रहा है। कौन कौन से? तो ध्यान रखना है लखनऊ में, सोनभद्र में और लखीमपुर खीरी में। तो ये नाम भी आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की है? तो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की है। तो दोस्तों आगरा के फतेहाबाद मार्ग पर मेट्रो के कार्यों में निरीक्षण के दौरान जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने अधिकारियों को जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदल करके मनकामेश्वर रखने का निर्देश दिया। ये निर्देश उन्होंने आगरा छावनी के विधायक जीएस धर्मेश के सुझाव के बाद दिए। राज्य सरकार पहले मेट्रो से प्रस्ताव मांगेगी, फिर केंद्र से स्वीकृति के बाद सरकार रेलवे स्टेशन की तरह नाम बदलने का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो आगरा के फतेहाबाद मार्ग पर
जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन है, इसका नाम बदला जाएगा और इसका नाम बदलने के बाद जो है क्या रखा जाएगा, तो मनकामेश्वर इसका नाम रखा जाएगा। और ऐसा किसने कहा, तो जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। इमेज में देख सकते हैं, ये है राजीव कुमार, जिन्हें अगला मुख्य चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया। राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया। राजीव कुमार 15 मई 2022 को अपना कार्यभार संभालेंगे। ठीक, ध्यान रखना है 15 मई 2022 को। राजीव कुमार की नियुक्ति को लेकर कानून मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई और भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव कुमार की नियुक्ति की है। दोस्तों, वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, तो ध्यान रखना है सुशील चंद्रा। इनका जो कार्यकाल है वो 14 मई 2022 को समाप्त हो जाएगा, यानी ये अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। तो इसके बाद जो है 15 मई 2022 को ये कार्यभार संभालेंगे। कौन, ध्यान रखना है राजीव कुमार अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। दोस्तों, जो राजीव कुमार हैं इनका जन्म 19 फरवरी 1960 को हुआ था। यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको नोट करना है। और दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस वजह से ये आपको जो है नोट कर लेना है कि अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया, तो राजीव कुमार को। और दोस्तों, इनका कार्यकाल कितना होगा, तो जो राजीव कुमार हैं इनकी जो जन्म है वो 1960 में हुआ और मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है अधिकतम 6 वर्ष या फिर उम्र के 65 वर्ष तक, ठीक है, 65 वर्ष तक जो है पद पर रह सकते हैं। तो इनका जन्म 1960 को हुआ, इस वजह से ये 2025 तक अपने पद पर रहेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबख का कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इनका जो निधन है वो 100 वर्ष की उम्र में हो गया है। और इमेज देख सकते हैं, ये थे दुनिया के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबख। रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबख का मॉस्को में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे एक दशक तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थे। यूरी प्रशिक्षित विश्व चैंपियन और इतिहास की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में एक में अंतिम जीवित प्रतिभागी थे। उन्होंने सन 1949 में मॉस्को चैंपियनशिप जीती और सन 1952 में ग्रैंड मास्टर का खिताब अर्जित किया। सन 1954 में वह यूएसएसआर के चैंपियन बने। उन्होंने सन 1972 से 1977 तक यूएसएसआर के शतरंज महासंघ की अध्यक्षता भी की। तो दोस्तों, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में यूरी एवरबख का निधन हुआ, ये कौन थे, तो ये जो है सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। ठीक, और इनका हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इनका नाम यूरी एवरबख। और अगर पूछा जाए किस देश से संबंधित, तो ये रसिया के थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित सुखराम का निधन हो गया, ये किस पेशे से संबंधित थे। तो ये जो है क्या थे, ये एक नेता थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और इमेज देख सकते हैं, ये थे पंडित सुखराम। वयोवृद्ध हिमाचल प्रदेश कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 1993 से 1996 तक केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। संचार, स्वतंत्र प्रभार और मंडी निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से लोकसभा सदस्य थे। दोस्तों, ये 3 बार लोकसभा चुनाव जीते और 5 बार विधानसभा चुनाव जीते। साल 2011 में उन्हें जो है भ्रष्टाचार के चलते 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी और तब वे 1996 में संचार मंत्री थे। तो दोस्तों, इस वजह से ये जो है उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे, क्योंकि इन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी भ्रष्टाचार के चलते 2011 में। और 3 बार ये लोकसभा चुनाव जीते और 5 बार इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता। तो काफ़ी ये बड़े नेता थे, जाने माने नेता थे। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, पंडित सुखराम। अगर पूछा जाता है कि ये कौन थे, तो ये एक राजनेता थे। और अगर आपसे पूछा जाता है किस राज्य से संबंधित थे, तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे। कितनी वर्ष की उम्र में निधन हुआ, तो ध्यान रखना है 94 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब 2022 जीता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्कराज। और इमेज में देख सकते हैं, ये हैं कार्लोस अल्कराज, जिन्होंने पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब 2022 जीता।
दोस्तों कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के हैं और इन्होंने गत चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो कि जर्मनी के हैं, इन्हें हरा करके पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब 2022 जीता। अल्कराज ने फाइनल में पहुंचने के लिए राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच जो कि विश्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं, इनको भी हराया और मियामी 2022 के बाद यह उनका दूसरा मास्टर्स 1000 का क्राउन है और वर्ष का उनका चौथा ये खिताब है। ठीक, इसके साथ ही आपको नाम ध्यान रखना है ओंस जाब्योर का जो कि ट्यूनीसिया की हैं और इन्होंने महिला एकल का खिताब जीत करके WTA 1000 इवेंट जीतने वाली पहली अफ्रीकी खिलाड़ी बन गई हैं। तो यहाँ से दोनों नाम ध्यान रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब 2022 किसने जीता, तो ये कार्लोस अल्कराज ने जो कि स्पेन के हैं। और अगर ये पूछा जाता है कि महिला एकल का खिताब किसने जीता मैड्रिड ओपन खिताब 2022 में, तो ये जीता है ओंस जाब्योर जो कि ट्यूनीसिया की हैं। तो महिला और पुरुष दोनों नाम यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, IPS प्रकाश सिंह। IPS अधिकारी प्रकाश सिंह ने अपनी नई पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया लॉन्च की है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया जो पुस्तक है, इसका विमोचन किसने किया? तो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू, इन्होंने नई दिल्ली में इस पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो IPS अधिकारी प्रकाश सिंह इसके लेखक हैं। और अगर ये पूछा जाता है कि इसे लॉन्च किसने किया, तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसे जो है लॉन्च किया है नई दिल्ली में। अब दोस्तों ये जो पुस्तक है ये भारत में पुलिस सुधार लाने के लिए प्रयास करती है। इसके साथ ही जो ये पुस्तक है इसमें भारतीय पुलिस की उत्पत्ति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जो है दिखाया गया है और ब्रिटिश शासन के दौरान और बाद में जो पुलिस की स्वतंत्रता है वो कैसी रही, इस बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। और जो ये पुस्तक है ये भारतीय पुलिस में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए जो है प्रयास करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया किसने लिखी है? IPS अधिकारी प्रकाश सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, रजत कुमार कर का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध लेखक थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। प्रख्यात उड़िया साहित्यकार रजत कुमार कर का निधन हो गया। उनकी मौत हृदय संबंधी बीमारियों के कारण हुई है। रजत कुमार को साहित्य और शिक्षा के लिए वर्ष 2021 में पद्मश्री जो है अवार्ड दिया गया था। वह टीवी और रेडियो पर वार्षिक रथ यात्रा जगन्नाथ संस्कृति के दौरान अपनी टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। उनके लेखन में उपेंद्र भांजा साहित्य शामिल है और उनके खाते में 7 नॉन फिक्शन है। उन्होंने उड़ीसा के पाला की मणासन कला के पुनरुद्धार में भी योगदान दिया। तो दोस्तों ये इनका नाम भी जो है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये प्रख्यात उड़ीसा के साहित्यकार थे रजत कुमार कर, इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। और दोस्तों इनसे संबंधित जो एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है वो है पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया? 2021 में। ठीक, इन्हें 2021 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था साहित्य और शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बीमारी को रोकने के लिए साइली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, केरल ने। केरल राज्य सरकार ने बीमारी को रोकने के लिए साइली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये केरल के लोगों में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का निदान और नियंत्रण करेगी। इस मोबाइल एप्लीकेशन को केरल कर्म योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग परियोजना के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया। यानी ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसे केरल कर्म योजना के तहत, अगर पूछा जाता है किस योजना के तहत जो है इसे स्थापित किया गया, तो केरल कर्म योजना के तहत। और किस विभाग द्वारा? तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है इसे स्थापित किया गया। इस ऐप पर मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी के साथ साथ जीवन शैली से संबंधित अन्य बीमारियों और कैंसर जैसी बीमारियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो ये सारी जो है इस ऐप के माध्यम से
जानकारी मिल सकती है लोगों को। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि साइली मोबाइल एप्लीकेशन ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो केरल ने इसे लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है, तो बीमारी को रोकना इसका उद्देश्य है और लोगों में जो है जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के बारे में पता लग सके, इस वजह से जो है इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखना है केरल ने। तो दोस्तों ये थे 13 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, कामी रीता शेरपा, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए है एडवोकेट सतीश मिश्रा, बी है अजय कुमार मिश्रा, सी है एडवोकेट आलोक सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। और दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। दोस्तों मेरा उद्देश्य रहता है कि कम से कम समय में आपको जो है करंट अफेयर्स कवर करा दिया जाए। इसी वजह से मैं छोटा वीडियो लाता हूं ताकि समय की भी बचत हो और सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।